हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप के अंतर्गत फॉरेज क्रॉप में लूसन, क्या चारे वाली फसलों में लूसन का कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। लूसन एक ग्रास है जिसका हम लोग को कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं लूसन के बारे में। सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है मेडिकागो सेटाइवा। क्या? मेडिकागो सेटाइवा। तो स्टूडेंट, जो इसका बोटेनिकल नेम है वो है मेडिकागो सेटाइवा। ओके, फैमिली की बात करें तो फैबिएसी फैमिली में आता है। क्या? फैमिली की बात करें तो यह फैबिएसी फैमिली में आता है। आगे बात करें इसका कॉमन नेम जो है वह अल्फा अल्फा स्नेल क्लोवर या फिर चिलियन क्लोवर के नाम से जाना जाता है। ओरिजिन की बात करें तो इसे साउथ वेस्टर्न एशिया इसकी ओरिजिन है। और ये जो फसलों में इसकी बात करें तो इसे क्वीन ऑफ फॉरेज के नाम से जाना जाता है, मतलब फॉरेज क्रॉप की रानी, चारे वाली फसलों की रानी के रूप में जाना जाता है। क्यों? आल्सो इसे और क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड ऑफ फॉरेज क्रॉप, हरा सोना, फॉरेज क्रॉप का हरा सोना के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह पेरेनियल झाड़ी वाला हर्ब है, पूरे साल भर रहता है, झाड़ी वाला हर्ब है। और यह करीबन 1.6 मीटर तक की हाइट तक या ऊंचाई में उगता है। और इसका क्वाड्रेंगुलर स्टेम होता है, चौड़ा वाला स्टेम होता है, तना होता है। इसकी लीफ ट्राइफोलिएटेड होती है, मतलब 3 पत्ती वाली लीफ होती है। उसके बाद ये बहुत तेजी से और बहुत जल्दी उगने वाला पौधा है। सीड जो है वह किडनी के आकार का हल्का पीला और हरा रंग का होता है। उसके बाद यह सभी घोड़ों के द्वारा सीड का भी यूज किया जाता है खाने के लिए, घोड़ों के लिए। ओके, तो ये चारे वाली फसल में चारे के लिए भी काम देता है। उसके बाद ये जो दाना है, दाना भी कैटल फीडिंग के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका क्लाइमेट एंड सॉयल। तो क्लाइमेट और सॉयल के बारे में बात करें तो यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, टेम्परेट क्लाइमेट में, मतलब हर प्रकार के क्लाइमेट में आसानी से उगाया जा सकता है, बस एरिड क्लाइमेट को छोड़ के, सूखे वाले मौसम को छोड़ के, जहां पर 2400 सेंटीमीटर का पानी हो, 2400 मीटर मीन सी लेवल, जो मतलब समुद्र तल है, समुद्र तल की 2400 ऊंचाई तक भी इसकी खेती होती है। टेम्परेचर रेंज की बात करें, अच्छी टेम्परेचर रेंज तापमान की, तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस दिन का टेम्परेचर और 10 से 20 डिग्री सेल्सियस रात का टेम्परेचर होना चाहिए। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर सीड बनने के लिए होना चाहिए और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होना चाहिए। मृदा की बात करें तो अच्छी वेल ड्रेन्ड, मतलब अच्छे पानी निकास की सुविधा वाली डीप गहरी लोमी सॉयल, लोमी मृदा की जरूरत होती है, दोमी मृदा की जरूरत होती है, जिसमें लाइम की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ ही पीएच जो हो वह 5.5 से 8.5 तक का ऑप्टिमम पीएच माना गया है इसके लिए। हमने यहाँ पर क्लाइमेट, सॉयल, उसके साथ साथ पीएच भी पढ़ लिया। आगे हम लोग देखा जाए तो यह सैंडी सॉयल में अच्छा नहीं उगता, क्योंकि सैंडी सॉयल में यह खराब हो जाता है। उसके बाद देखा जाए और तो यह ड्रॉट को टॉलरेंट कर सकता है, लेकिन पानी और ज्यादा पानी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को नहीं सहन कर सकता। सूखा रहेगा तो यह सह सकता है, लेकिन पानी लग जाएगा तो यह खराब हो जाएगा। एसिडिक सॉयल इसके लिए अच्छा नहीं होता, अम्लीय मृदाएं खराब कर देता है इस प्लांट को। उसके बाद यदि ज्यादा कंसंट्रेशन कैल्शियम का या सल्फर का या मैग्नीज का हो गया तो ये इसकी रूट ग्रोथ जो होती है रुक जाती है, जड़ का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से रुक जाता है। आगे बात करें हम लोग लैंड प्रिपरेशन की, तो एक मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, उसके साथ 4-5 हैरोइंग करने से मृदा अच्छी फाइन टिल्थ प्राप्त कर लेती है। उसके बाद खेत को रेक्टेंगुलर आकार में प्लॉट में डिवाइड करके अच्छी इरिगेशन की सुविधा के साथ बेटर ड्रेनेज, जल निकास की अच्छी सुविधा करनी चाहिए। आगे बात करें हम लोग इसके वेराइटीज की, तो इसकी वेराइटीज कुछ हैं। चेतक S244 जो कि IGFRI के द्वारा झांसी में 1975 में तैयार किया गया, जिसका की इल्ड है 140 से 150 टन प्रति हेक्टेयर ग्रेन फॉडर। आगे बात किया, यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लिए
अच्छा यूजफुल है। दूसरा सिरसा टाइप 9, सिरसा 8 टाइप 9, ये 3 वेराइटी जो हैं यह पंजाब हरियाणा के आसपास ही यूजफुल हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश दिल्ली, ये तीनों, इन सभी का जो उपज है यह 80 से 90 तक कुंटल के आसपास इसका यील्ड होता है। ओके, आगे कुछ और वेराइटीज हैं जैसे CO1, ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में या दक्षिणांचल क्षेत्रों के लिए यह फसल का क्रॉप यूज किया जाता है। 80 से 90 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है। और गॉल 1 आनंद 2 के नाम से, गॉल 2 SS 627 के नाम से, ये सभी, उसके साथ ELL कंपोजिट 5, ELL कंपोजिट 3, लूसन नंबर 9L, NDRI सिलेक्शन नंबर 1, ये सभी कुछ वेराइटीज हैं जो कि इसकी वेराइटीज हैं, क्या कहते हैं, हमारी लूसन की। आगे हम लोग देखा जाए कुछ और वेराइटी जैसे आनंद 3, RL 88, उसके साथ आनंद लूसन 3, AL 3। आप लोग वीडियो रोक के अगर इस हर वेराइटीज के बारे में डीप जानना होगा तो आप लोग डीप नोट कर सकते हैं। वैसे डीप बहुत जरूरी नहीं होता, इसलिए हम डीप के बारे में और डीप नहीं जा रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम आगे चलते हैं और सभी इसके कल्चरल प्रैक्टिसेस पर। तो साथ में अब सीजन की बात करें तो यह रबी सीजन क्रॉप है। अक्टूबर सोविंग टाइम जो है वह अक्टूबर और नवंबर के महीने में बुआई की जाती है, जैसा टेम्परेचर हम लोग देखते हैं तापमान के हिसाब से। सीड और सोविंग की बात करें तो सीड रेट 20 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है, और जो अगर लाइन सोविंग करेंगे तो 20 किलो प्रति हेक्टेयर, और 30 kg प्रति हेक्टेयर अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, छिटकवा विधि से डालते हैं बीज, तो लगता है। स्पेसिंग की बात करें तो क्रॉप जो है 25 से 30 सेंटीमीटर अपार्ट पर 25 से 30, उसके बाद प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट जैसा हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, 10% ब्राइन साल्ट की मदद से ट्रीट कर सकते हैं, या फिर तो हम लोग सीड को 10 से 12 घंटे क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 में 2 से 3 मिनट तक ट्रीट कर सकते हैं, और 10 से 12 घंटे पानी में भिगोने से सीड ट्रीट हो जाता है। और क्या होता है, इसमें कुछ प्रकार की डिजीज से यह बच जाता है और अच्छे से इसका जर्मिनेशन हो जाता है। हम लोग बात करें इसके मैन्योर और फर्टिलाइजर की, तो सबसे पहले मैन्योर जो है वह 25 टन प्रति हेक्टेयर FYM हम लोग को डालना चाहिए खेतों में। उसके साथ ही 25 से 30 किलो नाइट्रोजन और 120 किलो फास्फोरस के साथ साथ 40 किलो पोटेशियम की आवश्यकता होती है हमारे खेत में। जो पोटेशियम है वो SSP के रूप में, और जो मतलब फास्फोरस है वो सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, और पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में डाला जा सकता है। और जो नाइट्रोजन है इसे 2 भाग में देना चाहिए, 2 बार में, आधा जब बुआई के समय और आधा 30 दिन के उपरांत बुआई के बाद। उसके साथ ही अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो जैसे बोरान, मॉलिब्डेनम या आयरन या जिंक की, तो इसे भी दे करके इसे करेक्ट किया जा सकता है। आगे हम लोग कुछ बात करें वीडिंग के बारे में, मतलब इसकी निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई के लिए इसकी निराई गुड़ाई स्टार्टिंग एज में ही करनी चाहिए, उस समय ही कुछ घास जैसे कि कुसकुटा ये लगने का चांस रहता है, तो इसे साफ कर, इसे कूड़ा प्लांट के साथ ही हटा के जला देना चाहिए, जिससे कि हमारा वीडिंग काम और ज़्यादा परेशान हो। कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं हम लोग वीडिंग के लिए, जैसे कि पेंडिमिथेलिन घास के उगने से पहले यूज किया जा सकता है, या फिर इमाजेप्रिन पोस्ट इमरजेंस, मतलब घास के उगने के बाद 10 से 12 दिन के अंतर्गत इमाजेपिर यूज कर सकते हैं। आगे बात करें इरिगेशन के लिए, तो इरिगेशन क्वांटिटी, वाटर क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनिशियली यदि बात करें तो कम से कम 10 से